कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करे अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहब, मेरे साथ छत्तीसगढ़ में आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं। पंचायती राज में हमने स्टार्ट किया क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि 243K में शामिल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, और इसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है पंचायती राज का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने देख लिया था कि भाई दो चीज़ें समझी, एक सेंट्रल का स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। यूटीज़ में कौन करवाएगी, तो यूटीज़ में आपका कौन कराएगी, भारतीय निर्वाचन आयोग ही कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। बट उसके लिए वो क्या करती है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो नियुक्त कर देती है किसी भी स्टेट में, ठीक है। अगर विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव है तो भी वहां पर वही एक्टिव रहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसको हम जो केंद्र पे है, दो चीजों में मैं बता देता हूं आपको, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग, तो इसके राज्य में प्रतिनिधि, राज्य में, ठीक है, प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि नहीं बोलना चाहिए, ऑफिसर होते हैं, अधिकारी, प्रमुख अधिकारी लिखते हैं इसको, प्रमुख अधिकारी, ठीक है। तो ये कौन होंगे, तो ये कहलाते हैं आपके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी क्या होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको CEO बोलते हैं, ठीक है। ये कौन है, अभी छत्तीसगढ़ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें CG में, तो ये कौन है भाई, अभी ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ये है ना, रीना बाबा साहेब कंगाले, है ना, बाबा साहेब कंगाले, ठीक है। तो ये हैं आपके, ठीक है, इसको याद रखना, रीना बाबा साहेब कंगाले जो हैं ये क्या है, आपके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। जबकि इसी में हम देखें राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये क्या कराएगी, राज्य में आयुक्त होंगे, इसके प्रमुख कौन होंगे, तो राज्य में, ठीक है, पूरे राज्य में कौन प्रमुख, ये क्या है, आयुक्त हैं, क्योंकि आयोग है इसलिए आयुक्त होगा इसमें, ठीक है। और आयुक्त तो कौन है भाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयुक्त ही बोलते हैं, प्रमुख अधिकारी, या चलिए इसको प्रमुख अधिकारी ही मैं लिख के चल रहा हूं, प्रमुख अधिकारी। ये कौन है, तो निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त, जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है, तो ठाकुर राम सिंह है भैया, ठाकुर राम सिंह, ठीक है। अभी देखेंगे कौन सा नंबर के हैं, तो ये तीसरे नंबर के हैं, थर्ड नंबर के हैं, ठीक है, थर्ड में, ठीक है। थर्ड है कि फोर्थ है, एक बार मैं देख के बता रहा हूं, अभी है ना, मेरे ख्याल से थर्ड ही है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अभी करेंटली कौन है, ये तो जान लो, फिर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कब है, क्या है, इनकी अवधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जान लो ठाकुर राम सिंह अभी करेंटली है, तो अभी इसको थर्ड है फोर्थ है, मैं इसको डिटेल में बता देता हूं अभी, ठीक है। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा अभी करंट में वेबसाइट से, आप इसको डायरेक्टली स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से कैरी फॉरवर्ड मतलब क्रॉस चेक वगैरह कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आएगी, किसी भी इंस्टीट्यूशनल किताब, नोट्स दुनियादारी पे चेक नहीं करना, अभी करेंटली आपको मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं, मैंने बताया था ये आपका काम, जैसे ही हमारे राज्य में, ठीक है, लोकसभा के भी इलेक्शंस होते हैं, आपके विधानसभा के भी इलेक्शंस होते हैं, ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, उसको राइट्स है, ठीक है। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर, आपके देखो 3 बॉडी हैं, उसमें 3 लोग रहते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 उसके और भी क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 3 लोगों की टीम है,
जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसमें से। यही अगर मैं बात करूं कि राज्य निर्वाचन आयोग, तो यह एक सदस्यीय संख्या है, एक सदस्यीय संख्या मतलब एक सदस्यीय संस्था, ठीक है, सिंगल पर्सन बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये है क्या चीज, आपका राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें कौन होते हैं, इसमें सिर्फ एक आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और वो कौन है अभी, ठाकुर राम सिंह है। इसके बाद जितने भी, क्योंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता, ठीक है। जब ये लागू हो जाता है तो इस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट की, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जो रहेंगे वो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं रहेंगे या मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनके पावर्स और पोजीशंस जो है वो उस समय सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा वो जीत करके चुनाव आते हैं तो सेम उनको ही मुख्यमंत्री रहना है या अलग रहना है, ये सारी चीजें उसके लिए रहती है। ज्यादातर यही होता है कि सेम वही मुख्यमंत्री रहते हैं, इसलिए वो सीधा सीधा पावर में आ जाते हैं बाद में, जब वो आचार संहिता आपका खत्म होती है। लेकिन आचार संहिता लागू होते ही, ठीक है, राज्यों में क्या हो जाता है भाई, आपके राज्यों में बोलिए या केंद्र में बोलिए, यहां पर जो मंत्री परिषद है उसको सस्पेंड किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। याद रखना, बर्खास्त नहीं होते हैं वो, ठीक है, तो निलंबित कर दिया जाता है, जैसे उनका पावर जो है वो वहां से चला जाता है, पावर और पोजीशन की वैल्यू नहीं रह जाती। क्यों किया जाता है ये, फेयर एंड फ्री एंड फेयर आपके इलेक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। तो राज्यों में जब ये होगा तो भी इस समय क्या लागू हो जाती है, आपका आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, जो प्रमुख हो जाते हैं कौन, ये इलेक्शन कमिश्नर हो जाते हैं। और जिले में जितने भी कलेक्टर होते हैं वो कहलाते हैं डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ये प्रमुख होंगे जिले में, जिला प्रमुख कहलाएंगे ये, ठीक है, जिला प्रमुख। तो डिस्ट्रिक्ट में कौन हेड होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इलेक्टोरल ऑफिसर। और ये कौन होंगे, तो बाय डिफॉल्ट कलेक्टर ही होते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कलेक्टर जो है फुल पावर में इस समय रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे क्योंकि चुनाव जो है सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ना, 5 साल में एक बार आता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो कलेक्टर हैं, ठीक है, कलेक्टर को पहले लेंगे हम। इसके बाद कलेक्टर से ऊपर कौन रहेंगे, ये कमिश्नर रहेंगे, ठीक है। और कलेक्टर के बीच में यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं, रिटर्निंग ऑफिसर, इसको समझ लो, चुनाव का जो ये चीजें हैं, ठीक है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कहलाएगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है बार बार रिटर्न हो करके, ठीक है, रिटर्न हो करके क्या करेगा, ये इसको जानकारी देगा। इसके बाद यहाँ पर बूथ होते हैं छोटे छोटे, ऐसा बूथ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपका बूथ होंगे, होप सो ये सब विजिबल हो रहे होंगे, है ना, ऐसा बूथ होंगे बहुत सारे। इस बूथ के पीठ पर आसीन होगा तो पीठासीन या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कौन होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग, ठीक है, ऑफिसर। फिर इसके नीचे होंगे जो बूथ पे एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, इसको बोलते हैं बूथ ऑफिसर, ठीक है, बूथ ऑफिसर। इसके बारे में बता देता हूं, जो बूथ पर सीधा सीधा होते जाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कलेक्टर होंगे, कलेक्टर से नीचे जो है रिटर्निंग ऑफिसर, फिर पीठासीन अधिकारी, आपके बूथ अधिकारी होते हैं, फिर पीठासीन अधिकारी जो पीठ पर आसीन हो जाएंगे। दैट मीन्स, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता देता हूं, क्योंकि जिले में, अब देखो पूरे राज्य जो है अलग अलग जिले में बटे हुए हैं, तो राज्य के मुख्य पदाधिकारी कौन हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, जो अभी कौन है, ठाकुर राम सिंह है। ये क्या करवाएगी, ये पंचायतों और नगरीय निकायों का चुनाव करवाती है, ठीक है। तो पंचायत का चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय का चुनाव हो, कौन करवाएगी इन सब चीजों को चुनाव, जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी। जबकि जो केंद्र वाला है, ठीक है, ये विधायकों का, लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव करवाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी करवाती है। लेकिन लोकसभा के यहाँ पे आप लोग देखे ही होंगे कि लोकसभा के सांसद तो यहाँ से नियुक्त होते हैं, राज्यसभा के नियुक्त होते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हमारे पास 11 और 5 सीट है, टोटल 16 सांसद जाते हैं। इसके बाद 90 आपके विधायक हैं जो निर्वाचित होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 91 है कुल विधायकों की संख्या, ठीक है। 90 विधायक
जो है यहाँ से निर्वाचित होते हैं, तो 90 जो विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, इनको भी कौन करती है? आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ही इसका चुनाव करवाती है। और इस समय जो मुख्य मंत्री परिषद है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, जिसके कारण स्वतंत्र और कैसे होगा, एकदम निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जब ये होगा तो राज्य के प्रमुख कौन हो जाते हैं इस समय? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। जब केंद्र का होगा, दैट मीन्स विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का जब चुनाव होगा, और यहां पर कौन हो जाएंगे प्रमुख? तो जो निर्वाचन आयुक्त। कब? जब पंचायती राज और नगरीय निकाय का आपको करना है। ये ठाकुर राम सिंह है और यहाँ पर रीना बाबा साहेब कंगाले हैं। ये रिपोर्ट करेंगे किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे स्टेट के, क्योंकि वही हेड होते हैं, ठीक है, आपके राज्यों में। तो इसको याद रखना। तो ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। लोग गलती करते हैं, पूछ क्या रहा है ना, कभी पूछ लेता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, आपको ऐसे पूछेगा। अब आप लिख के आते हो ठाकुर राम सिंह को, या फिर निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो यहाँ पर लिख के आते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, क्योंकि दोनों न्यूज में रहते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये एक सदस्यीय संख्या है, जबकि 3 है। इसको आप नेशनल में पढ़ते हैं, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य है, दैट मीन्स आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही है, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही है, मतलब आपके निर्वाचन आयुक्त ही हैं और कोई नहीं है। इसके अंडर फिर कौन आ जाएंगे? जितने भी जिले के, ठीक है, कलेक्टर्स हैं, वो क्या कहलाएंगे फिर? डीईओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर। जिला के प्रमुख जो होंगे कलेक्टर, वही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी कहलाते हैं, ठीक है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, क्योंकि जिले के हैं। और ये आपका क्या हो गया? ये पदाधिकारी इस टाइप का है, याद रखना पदाधिकारी। तो पदाधिकारी वाला जो टर्म है ना, वो केंद्र वाला है, ऐसा समझ लीजिए। कलेक्टर भी तो केंद्र के ही हैं, भले राज्य के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। एक ही मेंबर रहेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो, कलेक्टर जो है एक जिले में सर्वे है, एक जिले के क्या है? जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं। तो ये क्या करते हैं? एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करते हैं। कौन? कलेक्टर जो है, मतलब किसी एसडीएम को, ठीक है, या फिर आपका क्या बोलते हैं, अपर कलेक्टर को, इन लोगों को क्या कर देते हैं? एक नियुक्ति दे देंगे कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर बना देंगे। वो 2 से 4 ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, उस पूरे के पूरे जिले में वो करना है। लेकिन इसका काम क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर क्यों पड़ा? तो ये क्या करते हैं? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बूथ होता है, ठीक है, एक बूथ होगा, बूथ का पूरा होलसेल अथॉरिटी, ठीक है, वो किसके ऊपर होगा? पीठा जो सीन अधिकारी है, जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, वहां तक, क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है। इसके नीचे एक बूथ ऑफिसर होता है। बूथ ऑफिसर जो है, आप जहां वोट डालने जाते हैं ना, वहां पर उसका मैनेजमेंट देखता है, चेक वगैरह करता है, उसमें कौन एलिजिबल है, कौन है कि नहीं, ठीक है, या फिर कोई एक्शन लेना है कि दोबारा गलत कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, इन सब चीजों का अधिकार जो है बूथ ऑफिसर को होता है, बूथ के अंदर। लेकिन बूथ के बाहर से लेकर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, दुनियादारी की जवाबदारी किसकी होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है। पीठासीन अधिकारी का होता है, उस पे पीठ पे आसीन है, ठीक है। अगर कहीं पे बहुत बड़ा हिंसात्मक कुछ वो हो गया, ठीक है, या फिर नक्सली हमला हो गया, समझ लीजिए नक्सली एरिया में, या फिर कुछ भूकंप आ गया, कुछ खराब हो गए, तो इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, मतपत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अगर वो चाहे तो उस चुनाव को निरस्त करने का जो डिसीजन लेगा वो पीठासीन अधिकारी लेगा, बूथ ऑफिसर उसको नहीं ले सकता। दैट मीन्स अब इस चुनाव को जैसे कोई फाड़ के फेंक दिया, वहां पर ऐसा हिंसा हुआ कि आग लगा दिए या लूट के ले गए, है ना, इस टाइप का कोई अगर कंडीशन होता है तो उसको रद्द करने का या वो घोषणा जो करता है वो पीठासीन अधिकारी करता है, ना कि बूथ ऑफिसर। बूथ ऑफिसर क्या करेगा? वो निर्णय लेगा बूथ पर, बूथ के अंदर में, कि भाई कब किसको मतलब ये चीजें हैं, ये वेरिफिकेशन होगा या ये एलिजिबल है कि नहीं, दूसरा लेके आ गया आईडी कार्ड वगैरह मैच नहीं कर रहा है, या फिर इसके में पहले से निशान है, ये इन सब चीजों पे डिसीजन कौन लेगा? बूथ ऑफिसर लेगा। अब ये क्या करता है? रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो कलेक्टर नियुक्त किया है, ये रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी से इन सब चीजों की जानकारी लेता है। उसके बूथ पे, एक बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी होगा और उस पे 1 से 2 जो है बूथ ऑफिसर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर बड़ा एरिया है, ज्यादा मैनेज करना है तो 2 भी बूथ ऑफिसर हो सकते हैं। लेकिन एक बूथ पर, बूथ मतलब जहां पर आपका वोटिंग होती है, वो कंप्लीट सेटअप, बाहर से पूरा सिक्योरिटी और वो सारी सुविधाओं को लेकर के पूरे पीठ पर आसीन है कौन? पीठासीन अधिकारी। जबकि बूथ ऑफिसर सिर्फ बूथ के अंतर्गत होने वाले, अंदर होने वाले जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन पीठासीन पूरे के पूरे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तभी तो नाम दिया गया ना, है ना, उसकी पीठ पर आसीन है भाई, तो वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी?
प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर, मतलब सिक्योरिटी से लेकर के वहाँ पे इंतजाम, जो एक माहौल है, ठीक है, अगर कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, उसके बाद जो महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, और जितने भी कर्मचारी को उनके देख रेख, वो सारी चीज़ें किसके ऊपर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई है, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नहीं, वो सारी सिक्योरिटी से लेकर के ऑल थिंग्स, है ना, इनके खाने पीने व्यवस्था सारी चीज़ें, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है? इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि आपके बूथ में ये सारी चीजें सही तरीके से चल रही है, वो जो भी चीजें हैं, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जानकारी लेता है, फिर वहां से रिटर्न होता है कलेक्टर के पास, ठीक है। इसका काम ही है, फिर ये दूसरे बूथ पर जाएगा, ठीक है, वहां से जानकारी लेगा, फिर वहां से रिटर्न हो जाएगा कलेक्टर के पास, फिर ये तीसरे बूथ पे जाएगा, वहां से रिटर्न हो जाएगा कलेक्टर के पास। तो बार बार जानकारी लेकर रिटर्न होते रहता है, इसी वजह से उसका नाम रिटर्निंग अधिकारी है ना, हिंदी में रिटर्निंग अधिकारी ही बोलते हैं, या फिर आपका रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया, ठीक है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो बार बार हर बूथ की जानकारी किसको देगा? कलेक्टर को देगा। अगर वहां पर कुछ माइनस प्लस है, दैट मीन्स कुछ खामियां हैं या कोई एक्टिविटी हो रही है जो इलीगल है, तो इसकी जानकारी तुरंत कलेक्टर को देता है और कलेक्टर वहां पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर क्योंकि जिले के सर्वे तो कलेक्टर ऑलरेडी होते हैं और निर्वाचन के समय में भी, ठीक है, ये फुल अथॉरिटी में होता है, पूरे जिले की जिम्मेदारी इनकी होती है और फुल पावर में रहते हैं इस समय, ठीक है। कोई भी रहे, नेता रहे, मंत्री रहे, पूरे पर एक्शन लेने का पूरा राइट्स किसके ऊपर आ जाएगा? कलेक्टर के ऊपर आ जाएगा। कोई भी इसको, ठीक है, मिसगाइड कर रहा है या मिसलीड कर रहा है या फिर मिसबिहेव कर रहा है, वहां पर जाकर के बूथ में कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तुरंत वहां पर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कलेक्टर की होलसेल अथॉरिटी है। रिटर्निंग ऑफिसर समझ गए होंगे, ज्यादातर एसडीएम होते हैं, आपके अपर कलेक्टर लोग होते हैं, तो ये क्लास 2 ऑफिसर ही होगा, जबकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका क्लास 3 भी हो सकते हैं। क्लास 3 ज्यादा होते हैं, कभी कभी तो अच्छे जो टीचर्स हैं उनको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। फिर बूथ अधिकारी जो है ये यहां पर होंगे, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बूथ ऑफिसर, ये आप लोग समझ गए होंगे, 4 लेवल पे मेनली होता है। 5वां लेवल इसके बाद कौन है? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, राज्य के समय में। और सेम यही टर्म होता है जब लोकसभा और विधानसभा का भी होता है, तो सेम यही रहेंगे, ओथ ऑफिसर रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर रहेंगे। बट ये उस समय रिपोर्ट किसको करेंगे? उस समय रिपोर्ट करते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, जब वो उस समय किसका हो रहा है? तो विधायक या फिर सांसदों का। दैट मीन्स जब राज्य सरकार बनने वाली है या फिर केंद्र सरकार बनने वाली है, तब वो रिपोर्ट करेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट है वो। और यहां पर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? आपका निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे। बस इतना ही फर्क है, क्योंकि जिले के हेड तो यही है, यहां से नहीं बदलेगा। कौन बदल रहा है? बस ये। होप से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन ये सारी चीजें आप लोग को किताबों में नहीं मिलती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखते हैं आगे क्या, ठीक है। तो आगे जो है हम देखेंगे मेनली पंचायती राज, मतलब, ठीक है, पंचायती राज पे। ठीक है, इसका इलेक्शन, तो इलेक्शन ऑफ पंचायती राज। तो ये तो समझ गए भाई कैसे इलेक्शन होता है। अब देखते हैं कि ये पंचायतों का जब इलेक्शन होगा तो इसमें कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इन लोग का एक प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले एक प्रोसीजर रहता है कि जितने भी, मतलब यहां पर इलेक्शन होगा, तो आप कहानी सुन लीजिए, कहानी जैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? नोटिफिकेशन जारी होती है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि कब से कब तक इलेक्शन होंगे। दैट मीन्स एक टाइम टेबल बनाई जाती है, समय सारणी, ठीक है। कौन बनाएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये समय सारणी बनाएगी, ठीक है, पंचायती राज के इलेक्शन करवाने के लिए। तो यहां पर ये क्या होगा? टाइम टेबल। टाइम टेबल सबसे पहला यही है, पहला स्टेज, टाइम टेबल या समय सारणी बनाई जाएगी। समय सारणी कौन बनाएगा? तो इलेक्शन कमीशन बनाएगा। लेकिन हमको क्या दिखाई देता है? सीधा सीधा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है वो दिखाई देता है। मतलब ये नोटिफिकेशन क्या है भाई? ये है आपका अधिसूचना। अधिसूचना, अधिसूचना जारी होती है। तो समय सारणी कौन बनाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, आयोग बनाएगी। आयुक्त नहीं बोल रहा हूं मैं, आयोग बनाएगी। आयोग में जो भी है, ठीक है। नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? यही करेंगे आपके गवर्नर। याद रखना, जारी कोई भी करे, इलेक्शन कमीशन जो है वो जारी करती है एक्चुअली, लेकिन इनके नाम पर जारी होता है, इसीलिए इस जारी करने का अधिकार किसको है? तो गवर्नर को है, राज्यपाल को है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो अधिसूचना जारी करते हैं। याद रखना, ये लोग सिर्फ सूचना जारी करेंगे, अधिसूचना,
कौन जारी करता है? राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। इसके बाद ठीक है टाइम टेबल जो है बन गया, अधिसूचना जारी हो जाती है कि इस दिन ये जगह पर इसमें एक स्टेज में, 2 स्टेज में, 3 स्टेज में ये सब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, इसका इलेक्शंस होगा, उसका इलेक्शंस होगा, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद थर्ड प्रोसीजर रहता है क्या? तो तीसरे नंबर का प्रोसीजर रहता है नॉमिनेशन फॉर्म, नाम निर्देशन पत्र, ठीक है। थर्ड में नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन, ठीक है, फॉर्म। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म, इसको बोलते हैं नाम निर्देशन पत्र। नामांकन पत्र चालू नाम है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र ये इसका सही नाम है, ठीक है, नाम निर्देशन पत्र। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जांच होती है। नाम निर्देशन पत्र जितने शामिल होते हैं उसकी जांच होती है, ठीक है, मैं बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी जांच होगी। इसके बाद क्या होगा? जांच होने के बाद ठीक है कितनी कॉपी में देना है, शपथ पत्र भरे हैं कि नहीं, ठीक है, एफिडेविट वगैरह बनाए हैं कि नहीं, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं, वो सारी चीजें होती है कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जैसे नॉमिनेशन फॉर्म होगा तो फिर एक फाइनल लिस्ट जारी होती है। तो उस फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले किसी को लगता है तो बीच में नाम वापसी के लिए समय दिया जाता है, ठीक है, टू रिटर्न द नेम, ठीक है। ये रिटर्न नाम जो है वापस लेने के लिए या फिर कोई इस समय चुनाव लड़ने के लिए किया गया है, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ साथ आपको दिया जाता है एक मौका कि आपको एक भरना रहता है क्या, जमानत राशि। मैंने बताया था डिपॉजिट मनी जमा होती है, और डिपॉजिट मनी जो है अगर 1/6 वोट ना मिला, ठीक है, तो वो जमा हो जाएगी और बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। अगली बार उसको कौन मौका देगा? तो चिढ़ाने वाली बात है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण एक मौका दिया जाता है। कई लोग कोई दूसरा उचका तो नहीं दिया, इसलिए वो लड़ने आ गया, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे ही एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई नाम निर्देशन पत्र जो है वो भरा जा चुका है, तो एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं जहाँ पे इसकी छटनी होती है, स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद उनको टाइम दिया जाता है कि नाम वापसी के लिए समय है, या हो इस समय बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त भी होते रहता है, भाई तुम मेरे खिलाफ कैसे खड़े हो गए, एक काम करो यार तुम मेरे में शामिल हो जाओ, जो वोट आपका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो इस समय नाम वापसी भी होती है, एक टाइम दे दिया जाता है। इसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी, ठीक है, जो नाम वापसी के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी, और फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद में इनका जो सूची का प्रकाशन होता है कि ये कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये कैंडिडेट है, इनके सूची का जो लिस्ट है उसको पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है, सूची का प्रकाशन किया जाता है, लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। और लिस्ट जैसे ही पब्लिश होता है फिर इनके चुनाव चिन्ह की बारी आती है, जो इलेक्शन सिंबल्स हैं, साइन होते हैं, ठीक है, चुनाव चिन्ह, वो इसकी बारी आती है, जो कि इनको रैंडमली अलॉट किया जाता है। याद रखना, कोई भी किसी भी सिंबल के लिए, एक अपने साइन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता कि मुझे यही चाहिए, झाड़ू वाला छाप, मुझे घड़ी छाप चाहिए। याद रखना, इसमें पार्टी सिस्टम अलाउ नहीं है। किसमें? पंचायती राज में। पार्टी किसमें चलती है? तो आपका नगरीय निकाय में चलता है, म्युनिसिपैलिटीज में, पंचायती राज में नहीं है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पार्टी जो है वो नहीं आती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी पार्टी का सिंबल अपना नहीं होता है। और जो भी सिंबल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करती है, और इनको रैंडमली बांट दिया जाता है, ठीक है, रैंडमली उनको बांट दिया जाता है। ये किसी भी तरीके से इसमें नहीं होता। लेकिन जो नाम की जो सूची होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेम, ठीक है। और इसमें जमा करने का एक टाइम रहता है कि इस टाइम पर आपको देना है, इस टाइप का है ना। ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, ये सुन लीजिए, ठीक है। अब फिर क्या हो गया? इन लोग को चुनाव चिन्ह क्या मिल जाएगा सबको, कि इसको क्या मिला, उसके इन लोगों को प्रचार करने के लिए समय दिया जाता है 30 से 45 दिन का समय, ठीक है। अब इस 30 से 45 दिन में या 15 दिन में, 15 से 30 दिन का भी हो सकता है, ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगी, ज्यादातर 30 दिन का भी समय इन लोग को मिल जाता है। अब इस जब चुनाव के प्रचार जब ये करेंगे, इसके बाद में क्या होगा? इलेक्शन होगा। 48 घंटे के बाद ये पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार है वो बंद कर दिए जाते हैं, और 48 घंटे से पहले, है ना, मतलब 24 घंटे से पहले होता है ये, ठीक है। 48 घंटे में प्रचार में क्या होना चाहिए? आप घर में जाकर के कर सकते हैं, मतलब लाउड स्पीकर को बैन कर दिया जाता है, और 24 घंटे बाद पहले किसी भी टाइप का प्रचार को बंद कर दिया जाता है। मतलब घर में जाके मिल सकते हो 48 घंटे बाद। 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर शांत करते हैं, और 24 घंटे के पहले आपका नॉर्मल प्रचार को भी बैन कर दिया जाता है। फिर क्या होता है?
आप जो है इलेक्शन में या बूथ में जब जाते हैं वोट देने के लिए तो ये सारे प्रोसीजर चालू होते हैं। इसके बाद एक पर्टिकुलर वार रूम होता है। वार रूम क्या होता है? जितने भी मत पत्र होते हैं, वोट जो दिए जाते हैं या मशीन होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को एक जगह पर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ्टी रूम, बट इट इज कॉल्ड वार रूम, है ना। इसको युद्ध गृह ऐसा इसका वार रूम बोला जाता है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में उसको, वार रूम, ठीक है। और ये ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर रख दिया जाता है, जिला मुख्यालय में ज्यादातर होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह ज्यादा होता है और फुल सिक्योरिटी में इसको रखा जाता है, दिन रात वहां पर ड्यूटी रहेगी, ठीक है। फिर इसके एक पर्टिकुलर डेज पे जो पहले से हो चुका रहता है कि इतने दिन में काउंट होगा, ठीक है, तो उस दिन काउंटिंग के बाद क्या रिजल्ट जारी किया जाता है। तो जैसे रिजल्ट जारी होता है उसके बाद ये लोग शपथ लेते हैं, और जैसे ही शपथ लिए तो फिर, ठीक है, शपथ लेते हैं, ये सारी चीजें, यहाँ वहाँ के मेयर बन गए, पार्षद बन गए। पार्षद लोग जैसे ही अपना मेयर चुनते हैं उस समय से फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हटा लिया जाता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही सूचना जारी होती है, अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना जारी हुआ उस समय से, ठीक है, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। इसको याद रखना, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो क्या होगा, आपका ये समय सारणी तो पहले पब्लिश हो जाता है, कई बार समय सारणी दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जहां पे अधिसूचना जारी होता है उस दिन से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता जो है वो चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और वहां से फिर जो इलीगल एक्टिविटी है वो कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है, और कुछ समय के लिए आपका जो मंत्री परिषद है, सरकार है, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि वो पावर में नहीं रहेंगे, तभी तो फ्री एंड फेयर आपका इलेक्शन होगा। अदरवाइज सरकार क्या करेगी, उसको मैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है भाई, वो पावर में रहेंगे, अधिकारियों को दबा करके वो कुछ अपने पक्ष में ला सकते हैं, इसीलिए आचार संहिता जो है वो लगाया जाता है। तो ये एक ओवरऑल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहानी कि कैसे कैसे ये सारी चीजें करती हैं। और ये सब नोट्स में उतने नहीं दिए, इसलिए मैंने पूरी पूरी कहानी आपको बता दी है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू फिल द फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म। ये नॉमिनेशन फॉर्म क्या है, हाउ टू फिल दैट एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फिल दैट फॉर्म, ठीक है, क्या क्या होने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि स्क्रूटनी कैसे होती है नॉमिनेशन फॉर्म की, ठीक है। फिर देखेंगे कि जो चुनाव चिन्ह हैं, ठीक है, जो सिंबल्स हैं इलेक्शन के, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे इनको बाइफरकेट किया जाता है या कैसे इनको अलॉट किया जाता है पर्टिकुलर, ठीक है। फिर देखेंगे क्या काउंटिंग कैसे होगी, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो लास्ट तक आपका शपथ लेने तक का, ठीक है। और वहां से फिर ये सारी चीजों को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, एक पूरा का पूरा ओवरव्यू में बता चुका हूं, ठीक है। अब थोड़े से डिटेल में और जाएंगे, और आज भी जितने मैं बताया हूं ये बहुत डिटेल में है, लिखना इसमें कम हुआ है। एक एक चीज को याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको अगर लगता है कि भाई कुछ चीजें मिस हो रही हैं तो वीडियोस को 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखिए, इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर रहें कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है एक प्रोसीजर में, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर वाले, ठीक है। चलिए, थैंक यू।